स्टार्ट कर दें। तो सिग्मा गुरुकुल की इस क्लास में, जिसमें फिजिक्स की आपकी क्लास होने वाली है, इस सभी में आपका एक बार फिर से वेलकम। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स के मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमने इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन के बारे में, 3 इक्वेशन को हमने स्टडी किया था। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टॉप किया था वो एक्सेलरेशन पे स्टॉप किया था, है ना। उसी से हम 3 इक्वेशन हमने प्लॉट की थी, a माइनस वी यू माइनस टी। तो इस इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड दिस इज यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच रिलेशनशिप है ये आपको बतानी है। यहाँ एक्सेलरेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेलोसिटी और टाइम के साथ है, ठीक है ना, वेलोसिटी एंड टाइम के साथ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, जो रिलेशनशिप पूछ रही है आपसे किस किस के बीच पूछ रही है। तो यहाँ पे हम पोजीशन के लिए निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी, ठीक है। और ये रिलेशनशिप किस किस के बीच दे रही है, यहाँ पे आपकी पोजीशन के बीच है और सेकेंड आपका यहाँ पे जो है वो टाइम के लिए है, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच रिलेशनशिप है। तो थर्ड इक्वेशन है आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस। ये आप पोजीशन के केस में पढ़ना चाहो ये पोजीशन भी पढ़ सकते हो, आप डिस्टेंस के केस में इसको डिस्टेंस रीड करना चाहो तो डिस्टेंस भी। एक्चुअली हमारे लिए इक्वेशन जो बताती है वो 2 चीज़ों को बताती है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे अभी हमने पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट जब होता है तो वो वेलोसिटी बनाता है, और वेलोसिटी का जब चेंजमेंट होता है तो वो एक्सेलरेशन बनाता है, ठीक है, जो कि स्लोप दे रहा है आपको। ये स्लोप बता रहा है यहाँ से यहाँ जब आप चेंज कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ v अपॉन t गिव्स a, बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखते हैं तो a और t का अगर एक्सेलरेशन और टाइम का अगर जो हमें ग्राफ जो प्लॉट करता है, यहाँ ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी और ग्राफ भी हमें पता लग जाएगा। जब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये स्लोप दे रहा है आपको, ये स्लोप दे रहा है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको किसका ग्राफ देगा, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको स्लोप किसका दे रहा है, एक्सेलरेशन का। तो ऊपर की तरफ हम स्लोप की तरफ बढ़ रहे हैं और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो एक्सेलरेशन और टाइम की जब हम यहाँ बात करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी और हम टाइम के लिए जब देखेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यह है एरिया अंडर द कर्व। ऊपर की तरफ हम स्लोप देखते हैं और नीचे की तरफ हम एरिया कवर्ड देखते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन में हमसे बताया क्या गया है, हमसे पूछा गया कि किसके बीच रिलेशनशिप है। तो एक्सेलरेशन को यहाँ नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए बताई गई है पोजीशन, और दूसरा हमारे यहाँ पे लिए बताई गई है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है इसके अंदर से, तो एक्सेलरेटेड मोशन की जब हम बात करेंगे, टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। जब एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ जब सर्कुलर मोशन में होती है तो वो क्या बदलाव नहीं करती। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि क्या चीज़ वो नहीं बदलती है अपनी। देखो कोई चीज़ सर्कुलर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, तो इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, एक समान है, समझे। लेकिन अगर ये मूव कर रही है, जब ये यहाँ पे था तो इसकी डायरेक्शन थी इधर, जब ये यहाँ था तो इसकी डायरेक्शन थी इधर, जब ये यहाँ था तो इसकी डायरेक्शन थी इधर, और जब ये यहाँ था तो इसकी डायरेक्शन थी इधर। तो कंटिन्यूअसली चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर यहाँ पे स्पीड होता तो हम कह देते कि ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी,
और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन। अब दोनों में या तो स्पीड चेंज हो रही हो या आपका डायरेक्शन बदल रहा हो, या क्या बदल रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी चेंजमेंट है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। हालांकि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी चेंजमेंट है। तो इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो गिव द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज। हाँ, लेकिन क्या रियल में ऐसा था? क्या रियल में ऐसा नहीं था। फिजिक्स में जानने के लिए हम कह देते हैं कि एंगल कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है किसी एक पर्टिकुलर में डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी कर रही होती है अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, विद वेलोसिटी मूव कर रही होती है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इन ऑटोमोबाइल्स। क्या मेजर करता है यहाँ पे? डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीडोमीटर की हमने बात की थी, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंट स्पीड को मेजर करता है। ताक्षणिक गति को। Which of the following change when a body perform uniform circular motion? Which of the following change, क्या चेंज होता है जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है? अभी अभी बताया आपसे, क्या चेंज करती है? डायरेक्शन चेंज करती है अपनी। If the distance traveled by an object is 0, then the displacement of the object, ये आप खुद से बताइए क्या है? ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर कोई यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल की ही नहीं है उसने, तो इसका मतलब इसी पोजीशन पे है, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, that is acceleration. 1 nanometer is momentum is measured as the product of mass and velocity. P से डिनोट करते हैं m into p, ठीक है। दिस इज मोमेंटम। स्केलर होगा, वेक्टर होगा। The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called, that is inertia, जड़त्व। जड़त्व का नियम आपको कहता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आपको हो सकता है ये इनर्शिया ना दिया जाए और आपको कह दिया जाए यहाँ पे कि न्यूटन के कौन से लॉ को ये फॉलो कर रहा है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। और यहीं पे हम डिस्कशन करते हैं कि न्यूटन की जितने भी लॉ हैं उसी के अंदर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी है और लॉ ऑफ गैलीलियो भी है। और गैलीलियो कौन है? मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है गैलीलियो। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन द फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर इन 5 सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन इज a is equal to v minus u by t, 10 minus 5 डिवाइडेड बाई 5। और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? In which of the following example will an athlete have maximum accelerated motion? Running on a circular track, running on a octagonal track, hexagonal track or on a circular track? सबसे ज्यादा आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो सर्कुलर ट्रैक पे होगा। Why does a sprinter keep running even after crossing the finishing line? तो वो भागता क्यों रहता है? क्यों भाग रहा है भाई वो?
अच्छा, अगर वो अपनी दौड़ से पहले भी अगर वो भाग रहा है तो भी क्यों भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है? अगर वो दौड़ से पहले जैसे जंप करना हो, किसी एथलीट को जंप करना है, ठीक है, तो भी वो थोड़ी दूर तक वो दौड़ लगाता है, फिर उसके बाद जंप लेता है, ठीक है ना। क्या क्या अपने अंदर क्या लाना चाहता है वो? इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है, वहाँ पे इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है। इसीलिए जब वो दौड़ना शुरू करता है तब भी अपनी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, और जब वो दौड़ कंप्लीट कर लेता है तो भी कुछ देर तक वो भागता है। जैसे आप भाग के देखेंगे, मतलब आप एक रनिंग बस में चल रहे हैं और आप सडनली उससे बस से आप उतर रहे हैं, तो आप बस के साथ कुछ देर तक लगातार, आपने देखा बस के साथ लटकते हुए लोगों को, है ना, वो कंटिन्यूसली दौड़ते हैं कुछ देर तक इनर्शिया मेंटेन करने के लिए अपना, ठीक है ना। क्योंकि कंटिन्यूसली बॉडी क्या करती है, इनर्शिया 3 तरह का होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया 3 तरह का था, आपका जड़त्व का नियम है वो 3 तरीके से कहते हैं, जिसमें रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। और इन तीनों को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए क्या होती है, फोर्स। क्या चाहिए इनके लिए मेंटेन करने के लिए? फोर्स चाहिए। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी हमें फोर्स चाहिए, जब हमें मोशन में लाना है तो भी हमें फोर्स चाहिए, और डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो भी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए होगी उसके लिए। तो अगर हम इन तीनों को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फोर्स चाहिए होती है। इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि अपर बॉडी जब वो उतरा था वहां से बस से, या किसी भी वो स्प्रिंटर ने जैसे ही अपना रेस कंप्लीट किया है, तो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए कुछ देर तक, क्योंकि अब उसकी लोअर बॉडी जो है वो रेस्ट में आना चाह रही है और अपर बॉडी अभी भी किस में है, मोशन में, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, अगर वो एकदम स्टॉप हो गया तो धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे लोगों को गिरते हुए देखा होगा, क्योंकि ट्रेन चल रही है और उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, ट्रेन के हैंडल के साथ अपने आप को ज्वाइन कर लिया। अब अपर बॉडी किस में आ गई, लोअर बॉडी अभी भी किस में है, रेस्ट में थी वो उसको रेजिस्ट कर रही है, वो उस चेंज को लाने के लिए रेजिस्ट कर रही है, और जितना सडन वो उसमें रेजिस्ट उसको चेंज लाना चाहता है उतनी ही स्पीड के साथ वो चेंज नहीं आ पा रहा है, इसलिए उस इंसान का क्या होगा, गिर जाएगा उसके नीचे। क्वेश्चन क्या है हमारा, समापन रेखा को पार करने के बाद भी धावक अपनी भागना जारी क्यों रखता है, किस लिए? देखेंगे, हाँ, इनर्शिया ऑफ फोर्स कीप इन हिम मूविंग, ठीक है ना। इनर्शिया के लिए हमने और भी एग्जांपल इसलिए पढ़े थे, पेड़ के पत्ते गिर जाना, है ना, ब्लैंकेट को अगर हम पीट रहे हैं तो उसके ऊपर से धूल कणों का उठ जाना, तो ये सारे एग्जांपल इनर्शिया के। अच्छा, यदि ये गेंद को, क्वेश्चन कुछ तो करेक्शन कर देते हैं। इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद इसका, यदि ये गेंद को 40 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड, इसको करेक्ट कर लेना, हिंदी वाले जो लिख रहे हैं उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका गया, है ना, तो ये इसने हाइट अटेन की होगी कुछ, तो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। चलो न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना है इसको, वापस आएंगे सारे न्यूमेरिकल एक साथ करने। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेट फ्रॉम, अब न्यूटन के लॉ हमने पढ़े, देखो फर्स्ट लॉ में हमारा था, फर्स्ट लॉ हमारा फोर्स के लिए क्या कह रहा था, हमें क्या समझा रहा था, हाँ, इनर्शिया के बारे में समझा रहा था, लॉ ऑफ गैलीलियो बता रहा था, और कह रहा था एक ऑब्जेक्ट है ना, वो कंटिन्यू विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। लेकिन फोर्स कितनी लगेगी ये हमें कौन बता रहा था, सेकेंड लॉ बता रहा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बता रहा था हमें कि कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया था सेकेंड लॉ ने। थर्ड लॉ क्या बता रहा था इसके साथ हमें, अब थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो हमें कह रहा था कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं होते हैं, ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगा रही होती है, तो उतने इक्वल मैग्नीट्यूड में बी ए के ऊपर भी लगा रहा होता है। जैसे रिकॉइल ऑफ गन, एग्जाम्पल के लिए जब गन कोई शूट करता है तो गन पीछे की तरफ उसको हिट करती है, समझे। या कोई इंसान जो है पानी में बोट पे बैठा है और वो आगे की तरफ जा रहा होता है, तो बोट उसको किस तरफ ले जा रही होती है, पीछे की तरफ धकेल रही होती है।
तो ये आपको बता रहा होता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, आपको बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसने यही तो पूछा हमें कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी, यहीं से तो डिफाइन कर रहे हैं हम फोर्स को। फोर्स कैन बी डिफाइन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो डिफाइन किया हमने। वहां फर्स्ट लॉ जो आपको बता रहा है वो बता रहा है कि रेस्ट और मोशन के लिए हमें एक चीज चाहिए। हाँ, तो फोर्स इज समथिंग यानी पुश और पुल, लेकिन हमसे पूछ रहा है डिफाइन करो फोर्स को, तो फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द डेफिनेशन फॉर फोर्स। न्यूमेरिकल है, चलो इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान अस्थिर स्थिति को बदलती है? कौन बदलता है? अभी अभी बताया, कौन बदलता है? फोर्स बदलती है, फोर्स चेंज करती है। किसी चीज, कोई चीज रेस्ट है तो उसको मोशन में भी कौन लाती है? फोर्स लाती है, ठीक है ना। और अगर मोशन में है तो रेस्ट में कौन लाएगा? तो भी फोर्स लाएगी। और उसकी डायरेक्शन भी कौन चेंज करती है? अभी अभी हमने डिस्कशन किया इसके बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, ठीक है ना, जो भी टीचिंग के लिए बैठा है वो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, टीचिंग में तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान से उनको देखना, ये ऑलमोस्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। Which of the following quantity remain constant and does not change from place to place? कौन सी ऐसी चीज है जो हर एक जगह के ऊपर है, वो है एक जैसी रहती है और परिवर्तित नहीं होती? दैट इज मास। मास, द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है। इसमें कहा गया है द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी अभी बताया, बताओ किसका एग्जाम्पल है? हाँ सही कह रहे हो, वो सही कह रहे हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही तो जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने क्या बोला आपको कि हो सकता है डायरेक्टली आपको लॉ ऑफ इनर्शिया ना दे, आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ दे दे तो भी आपका करेक्ट है ना। इसी की जगह वो हमसे बता सकता है, वो इनर्शिया कह सकता है तो भी ठीक है कि दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। अब इसको छोड़ मत देना ऐसे कि हमने पढ़ा ये तो हमारे आंसर में ही नहीं है, वो आपके आंसर में लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया आपसे। Which of the following never occur singly in nature? इनमें से कौन सी चीज है जो सिंगल नहीं हो सकती? फोर्स नहीं हो सकती भाई इनमें से, ठीक है ना। वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया अकेले हो सकते हैं, जबकि फोर्स अकेले नहीं हो सकती, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। एज ए सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बताओ जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो जब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, तो ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, गति का तीसरा नियम, कि एवरी एक्शन हैज एन इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब नाव में बैठा हुआ इंसान ये आगे की तरफ जंप कर रहा था तो नाव किसकी तरफ जा रही थी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ नाव जा रही थी। ये नहीं, मोमेंटम, आप जब किसी मोमेंटम तब आएगा ना जब किसी चीज की वेलोसिटी गेन होगी, और वेलोसिटी गेन कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए। अकेली चीज के लिए तो हमें फोर्स, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर सिंगली ना कर, यहाँ पे तो सिंगल कैसे हो गया? ये फोर्स चाहिए ना हमें किसी चीज को मूव करने के लिए, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के लिए। अभी तो बताया कि सबसे बेसिक क्वांटिटी वो फोर्स होती है, ठीक है ना, और जो कि सिंगली नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता है? तो फोर्स नहीं हो सकती अकेले में। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगी तब आपको दिखाई देगी, अदरवाइज यहाँ फोर्स है कोई काम कर रही है आपका है? इसी जब ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज कर दे, उसका अकेलेपन का कोई मतलब नहीं है, समझे। फोर्स अकेले में अगर कोई चीज कोई काम को कर रही है तो उसका अकेले में कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसको इम्पैक्ट आपको दिखाई ना दे जाए। इम्पैक्ट से ही तो बता पाओगे आप कि वर्क डन हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वर्क डन की बात कर लेते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब आ जाता है तो आपको पता लगता है कि वर्क हुआ। अब मैं इस दीवार को यहाँ से हिलाने लगूँ, है ना, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज को मैं हिला दूँ, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैंने कोई वर्क किया?
कोई वर्क नहीं किया मैंने, है ना। तो वर्क, हाँ, क्योंकि मैंने फोर्स के रिस्पेक्ट में फोर्स तो लगाई मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। अब मैं देखो इसको कोशिश करता हूँ इसको हिलाने की, ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, लेकिन तो इसने जब डिस्प्लेस नहीं किया तो मेरा फोर्स दिखा क्या आपको? नहीं दिखा ना, तो सिंगली उसका कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद है द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट द रेस्ट टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। ये आप बताइए, बताओ। व्यवस्थित वस्तुओं की जो वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है कि सेम वेलोसिटी से वो मूव करती रहे, क्या टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की जो उसे स्टे एट रेस्ट और कीप इन मूविंग? क्या ऐसी चीज है जो उसे कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रखती है? तो इनर्शिया रखता है इसका। अभी एग्जांपल हमने किया है ना। फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि वो वहीं पे था और पर्सन ने अपनी सारी ताकत उसके ऊपर अप्लाई कर दी और उसने वहीं पे अपना रेजिस्ट जो किया वो मोशन के लिए किया, है ना। ये अपने आप में मोशन लाना नहीं चाहता था, बंदे ने इसको हिट किया और इसके कारण, क्योंकि इसका इनर्शिया, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। Which law explain when a magician pulls a tablecloth out from the under dishes and glass on a table without disturbing them? ये आपने कई बार देखा। हाँ, ये फर्स्ट लॉ की बात है, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ हैवी है ना वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहती है, जिसका मास ज़्यादा है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए वो अपने अंदर किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है ना। तो मैजिशियन क्या करता है, ये ग्लास उसने रखा है, उसके नीचे एक टेबल क्लॉथ रखता है, ठीक है, और उसको झटके से नीचे निकाल देता है, ठीक है ना। अब ये यहीं पे रहा क्योंकि किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया, अपने जड़त्व की वजह से। और जो यहाँ पे फोर्स का इम्पैक्ट हुआ ना, है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ, इसीलिए इसने इनर्शिया को मेंटेन कर लिया है यहाँ पे। When air rushes out of a balloon, it moves upward. This is the example of which law? Third law. Third law. Every action has an its equal and opposite reaction, ठीक है ना। An athlete run before a long jump to get advantage on inertia of motion. The motion of the wheel of a bulk cart while moving on the road is an example of that. The example of translatory and rotator motion, है ना। रोटेटरी कर लो इसको, रोटेटरी। हाँ, एग्जाम्पल है घूर्णन और स्थानांतरित गति का। A particle is moving in a uniform circular motion with constant speed v along a radius. ये कह रहा है एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन में है विद कांस्टेंट स्पीड। ये यहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो होना क्या चाहिए यहाँ पे? जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इसको लोग हो सकता है v²/r भी कहते हैं यहाँ पे, v²/r, लेकिन यहाँ पे बात कर रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड है, जब स्पीड तो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर वो पूछ रहे हैं अलोंग ए रेडियस r, अब इसी में मूव कर रहा है वो, इसी के अकॉर्डिंग मूव करे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, नो डाउट, ठीक है ना। और लेकिन उसमें पूछा गया आपसे वस्तु का त्वरण क्या होगा। अब इसमें कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा वेलोसिटी का, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, समझे। तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे हम देते हैं v²/r से, अगर ये टेंजेंटिकल होता तो, ठीक है ना, अगर ये टेंजेंट में पूछा जाता तो। अब ऐसा तो इसने कुछ पूछा नहीं है हमसे कि टेंजेंट में बताओ हमें। अच्छा, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन ए लार्ज एंगल विद द हॉरिजेंटल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी, हाई ट्रेजेक्टरी, फ्लैट ट्रेजेक्टरी और कर्व स्ट्रेट, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लार्ज
एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इसमें ये है आपका कर्व, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके अलोंग इसको u वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। तो पाथ कैसे, ट्रेजेक्टरी कैसी है, सीधा प्रपेक्ष पथ है और या कर्व ही बनेगा, सॉरी कर्व ही बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट तो स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी नहीं बनाएगा ये लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपसे पूछ सकता है, जैसे ये आपसे मैक्सिमम हाइट अटेन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, रेंज पूछ सकता है आपसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, और वर्टिकल इसने कितना अटेन किया, हाइट कितना अटेन किया, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, अगर एक, ये मैंने आपसे पूछा था क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, कि अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है, बताइए। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। एक्सेलरेशन क्यों नहीं चेंज होगा, देखो एक टाइम पे गई वो, यहाँ पे जाके जीरो हो गया वो, ठीक है ना, वापस उतनी जब नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ी और फिर इम्पैक्ट पे फिर आके जीरो हो गया यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, स्पीड, इसमें स्पीड तो हो नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन है, नन वाला होगा नहीं, डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया ही किया है ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया है, तो चेंज क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से जब फेंका गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका गया होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी आई होगी, फिर एक पीक पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई होगी जीरो, ठीक है ना, और जब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे इसमें फोर्स लग रही होगी, इसमें एक पॉइंट पे इस पे फोर्स लग रही होगी, जैसे विस्कस अगर मीडियम होता, एक फ्लूइड लेते हैं हम, ठीक है ना, एक फ्लूइड लेते हैं और फ्लूइड के अंदर कोई चीज़ डालते हैं जिसमें वेट है m/g, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है m/g, ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उससे ऊपर कभी जाएगी नहीं वेलोसिटी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आके यहाँ पे आके मैक्सिमम इस इम्पैक्ट पे जीरो हो जाएगी। आपने यूँ बॉल फेंकी नीचे आई है, इस पॉइंट पे आके आपकी यहाँ पे जीरो हो गया होगा वेलोसिटी, क्योंकि उसके बाद बड़ी नहीं होगी, और यहाँ पे आके फिर दोबारा से क्या हो गई, वो जीरो हो गई इम्पैक्ट के ऊपर। समझ में आया ये कि एक्सेलरेशन जो है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t होता है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सी चीज चेंज नहीं होगी वो आपसे पूछा गया। भैया स्पीड चेंज हो रही है इसके अंदर, स्पीड तो बदली है ना उसकी, हालांकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। अब वो डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट से अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी गए हो तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव और उसने अटेन किया है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से फेंकी गई है तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा ना, यहाँ पे ऊपर गई और नीचे आई, अगर x इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस नीचे आई तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2x, और उसी से के साथ कोरिलेटेड चीज है स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीड जो है, स्पीड तो चेंज हुई होगी क्योंकि यहाँ से फेंका गया और वापस आया होगा, ठीक है ना, तो जीरो भी हुई होगी एक पॉइंट के ऊपर जाके, तो यहाँ पे स्पीड भी चेंज हुई है, नन वाला होगा नहीं। एक्सेलरेशन आपका बचता है कि एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, तो एक्सेलरेशन इस टाइप से हो सकता है कि वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंजमेंट की यहाँ पे जब बात की गई है तो एक पॉइंट के ऊपर जाके इनिशियल और फाइनल दोनों वापस से जीरो आ गए हैं, एक बार इनिशियल जीरो था, एक बार फाइनल जीरो हो गया, एक बार u जीरो है, एक बार v जीरो है, तो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कुछ हुआ क्या, एक बार जब u जीरो हो गया और एक बार v जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन हुआ नहीं हुआ, एक्सेलरेशन फिजिक्स के अंदर नहीं हुआ। अगर एक बार u जीरो हो गया, एक बार आपका v जीरो आ गया, यहाँ पे देखो इनिशियल जब उसके हाथ में थी ऑब्जेक्ट तो भी आपकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी जीरो, और फाइनली जब उसके हाथ में आई तब भी कितनी है। आप कोई चीज को ऊपर फेंक के देखो ना, जब आपने हाथ से छोड़ा तो भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और फाइनली जब आपके हाथ में आ गई तो भी वेलोसिटी कितनी है, तो कुछ चेंज हुआ है ना, नहीं हुआ है। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज, ये आप बताओ। ये आपको प्रोजेक्टाइल की 3 इक्वेशंस लिखाई गई थी और उन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताओ। यस, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज यूज टू ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। यहाँ पे पूछा गया कारों के ब्रेकिंग पैड के गुण का उपयोग किया जाता है, तो घर्षण का नकारात्मक प्रभाव है ये,
पॉजिटिव इफेक्ट है भैया, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है ना। ब्रेकिंग सिस्टम में जो उसमें ब्रेकिंग पैड काम करते हैं कारों के अंदर, जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिवली काम करता है वहां पे। अब एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का उदाहरण कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, सही बात है। कौन सा? हाइपरबोला होता है ऐसे। अब इसको तो प्रोजेक्ट किया गया है ना एक एंगल पे, सर्टेन एंगल के ऊपर। अब कोई फायर किया जाता है फायर रेंज के अंदर, है ना, तो गोली को भी एक सर्टेन एंगल पे दागा जाएगा, या कोई आमने सामने युद्ध हो रहे हैं किसी दो देशों के बीच में, तो भी एक पर्टिकुलर, या ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे उठा के अपने ही ऊपर डाल देंगे उसको, करते हैं ना उसको, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में देखा होगा। उसमें जो फायर गन होती है ना, उसको नीचे लाया जाता है कि इसको इतने एंगल पे फेंकना है हमें, सर्टेन एंगल पे, क्योंकि दुश्मन यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर इसको हाइपरबोलिक मोशन में फेंक दिया तो ये यहीं गिर गया, ठीक है ना। अगर इसका ये यहाँ कर दिया तो यहीं की इनकी ट्रेजेक्टरी के अंदर गिर गया, ये खुद ही निपट गए इसके साथ ही। अच्छा, न्यूमेरिकल दे रखे। A body is moving in on a circular path. What is the average velocity if complete one cycle in 1 second? यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो इसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है? सोच के बताओ। अभी सारे जो है ना, हमने अभी जो डिस्कशन किया उसी का कंक्लूड है। कहा गया यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है और तो इसकी औसत गति क्या होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एवरेज वेलोसिटी ये होती है, ये एवरेज वेलोसिटी है, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ये लेते हैं हम किसी चीज़ का। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो इसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो वो 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, गति औसत वेग के समान होनी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी डिपेंड करता है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? अब उसने चक्कर लगाया वृत्तीय मार्ग के ऊपर, ये चक्कर लग गया भाई, ठीक है ना। तो घूम के जिस पोजीशन पे गई थी उसी पे लौट के क्या हो गई, वापस आ गई। तो वापस आ गई तो इसकी औसत गति क्या होनी चाहिए? पूछा गया है आपसे, औसत गति के बारे में पूछा है, औसत गति, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एवरेज वेलोसिटी है, वेग पूछा है इससे, वेग पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ना दो तरीके से हो गया यहाँ पे। हिंदी में इसको औसत गति के रूप में इसको कह दिया यहाँ पे, ये वेग की बात कर रहा है और वेग डिस्प्लेसमेंट के साथ लाई करता है। और यहाँ जब स्पीड की चाल की गति की बात आ गई तो वो डिस्टेंस के साथ लाई कर रहा है। तो डिस्टेंस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस उसने कितना कवर किया उसको? 2πr के बराबर विद रिस्पेक्ट टू टी। जब कोई चीज गोल चक्कर में घूम रही है, ऐसे इस टाइप से वो घूम रही होगी, तो इस चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो? 2πr के बराबर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसने इसी में हमसे पूछा, इंग्लिश में हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी तो ये होगी v + u/2, ठीक है ना। अब उसमें तो इनिशियल तो 0 से चलना शुरू हो गया, फाइनल कुछ अटेन की होगी, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब उसने कहा कि 1 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो अगर ये घूम के इसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में तो इसकी 0 हो गई, यहाँ पे ये तो 0 हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ कवर ही नहीं किया, और वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 0, ठीक है। What does the slope of velocity time graph represent? अब slope of velocity time graph क्या represent कर रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी अभी बताया मैंने। टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीज बिफोर इंक्रीज, ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीजिंग। क्या होना चाहिए? हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी की मैंने बात की, वापस से एक बार इसको समझ लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी भी विस्कस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट डाली जाती है
तो m इंटू जी अपना वेट इस विस्कस फ्लूइड के ऊपर लगाती है, तो इसकी एक विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर काम कर रही होगी, एक विस्कस फोर्स इसमें काम कर रही होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये विस्कस फोर्स इसके जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगी, और ये उस समय में अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की हुई होगी, और उसी वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जब किसी फ्लूइड में कोई चीज डाली गई है तो क्या हुआ होगा इसके साथ, फर्स्ट इंक्रीज बिफोर इंक्रीज, ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती रहती है, फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीजिंग, कम होने से पहले बढ़ती रहती है, या इज कांस्टेंट, ये स्थिर रहता है, इज कांस्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर, जैसे पैराग्लाइडिंग वाले। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंटिकल एक्सेलरेशन, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री है। हिंदी इंग्लिश का दोनों का ही है। अभी केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय तर्पण के बीच का जो त्वरण के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। टेंजेंटिकल ये होगा, देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी ऐसे, इसका टेंजेंट ये बना दिया। अब तुम्हें सर्कल का टेंजेंट पता है या नहीं पता है, सर्कल ये हो गया तो इसका टेंजेंट ये हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट टू ए सर्कल। During the motion of a projectile fired from the earth surface, vertical component of its velocity remain, उसके वेग का ऊर्ध्व घातक स्थिर रहेगा, horizontal component of its velocity remain, its momentum remain constant, और none। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान vertical component of velocity remain, horizontal of component of its velocity remains, वो स्थिर रहता है। ये प्रोजेक्टाइल है, इसमें कोई चीज़ फायर की गई है इधर से, तो इसमें कहा गया है कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। देखो यहाँ तो ये इसके अकॉर्डिंग तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ रेंज बढ़ रही है, यहाँ पे रेंज हो रही है इस पे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल पे तो चेंज हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे उसने कोई अटेन नहीं कर रहा, वो रेंज अटेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसकी रेंज कहलाती है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे।